हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मिनिम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी जनों ने कमेंट करे, कुछ के आंसर सही है और कुछ के आंसर थोड़े से मतलब आप कह सकते हैं कि गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको क्वेश्चन जो एक्चुअल पूछा गया वो समझ में नहीं आया। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए CaF2 की, तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशो की बात की जाए कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो क्या होगा, तो जिसकी संख्या कम दिख रही है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, जिसकी ज़्यादा दिख रही है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो होगा 8:4 और कोऑर्डिनेशन का नंबर का हम रेशो नॉर्मली लिखते हैं कैटायन:एनायन। अब मान लीजिए वो लैंग्वेज ये लिख दे कि एनायन:कैटायन का रेशो क्या होगा, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना परेशान करना चाहता है। ठीक है, जब आपको मैं टेस्ट दूंगा तब आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना। इसके बाद ये हो गया 8:4। अब यहाँ पर अगर संख्या की बात की जाए पर यूनिट सेल, तो संख्या क्या आएगी, ये आएगी 4 और ये आएगी 8। अब यहाँ पर मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो एक्चुअल था नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल कैल्शियम की संख्या 4 है और फ्लोरीन की 8 है। तो आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना 4, 8, आपको लिखना फॉर्मूला यूनिट की संख्या। तो एक फॉर्मूला यूनिट का मतलब है CaF2। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या हो गया, 4 तो Ca और 8 F2। तो इसका आंसर क्या होगा 4। तो आंसर अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मूला यूनिट कितनी है तो दोनों का आंसर सीधा सीधा 4 आएगा। ठीक है, वो यहाँ पर कैटायन एनायन की संख्या नहीं पूछ रहा, वो सीधे पूछा फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट 4 का मतलब क्या है कि 4 कैल्शियम और 8 फ्लोरीन, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर भी फॉर्मूला यूनिट 4 है, इसका मतलब 8 सोडियम और 4 ऑक्सीजन। क्लियर है। तो आपको होता क्या है कि कई बार आता सब कुछ है लेकिन आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि पूछा क्या गया है एग्जाम में। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आपको एक्चुअली पता चल जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे दे रखा डायमंड। अब देखिए, डायमंड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड एक कॉमन टॉपिक है। अब इसको आप चाहो तो P ब्लॉक में भी मान सकते हो, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ इसको कंसिडर कर लिया। अब देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कई टॉपिक्स में आ जाते हैं, तो कहीं पर भी पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको एग्जाम में ये थोड़ा बताना है कि भाई ये टॉपिक कौन से क्वेश्चन का है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए डायमंड, अब डायमंड में जो जो पॉइंट काम के फटाफट से देख लेते हैं। अब देखिए, डायमंड का अगर हम बात करें, डायमंड की खास बात ये है कि अभी हम जितने स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें एक कैटायन था और एक एनायन था। तो वहां पर हम कह रहे थे कि स्केलेटन जो है नॉर्मली मैक्सिमम केस में एनायन बना रहा है और कैटायन वॉइड में, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, स्केलेटन भी कार्बन बना रहा है और वॉइड में भी कार्बन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायमंड की, तो कार्बन क्या है, FCC स्केलेटन बना रहा है। FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अगर मैं FCC कह रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर क्रिस्टल क्लास कौन सी होगी, क्यूबिक क्रिस्टल क्लास। क्या होगी, क्यूबिक क्रिस्टल क्लास। मतलब आपको मैंने 7 तरह की क्रिस्टल क्लास पढ़ा रखी है जिसमें आपके सबसे पहला नंबर आता है क्यूबिक का। तो अगर मैं कह रहा हूँ FCC है तो FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्रिस्टल क्लास तो आपके क्यूबिक हो ही गई, और क्यूबिक क्रिस्टल क्लास के अंदर कौन से टाइप का यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड। तो इसलिए ओवरऑल हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई डायमंड की स्ट्रक्चर क्या है और वहां पर वो अलग अलग क्रिस्टल क्लास के नाम दे, तो आंसर होगा क्यूबिक क्रिस्टल क्लास। और या फिर वैसे पूछ ले तो आंसर होगा FCC। हालांकि FCC वो नॉर्मली पूछेगा नहीं, ठीक है, फिर भी नॉलेज के लिए दे रखा है। क्यूबिक क्रिस्टल क्लास फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए टेट्राहेड्रल तो कॉमन चीज हो गई है, तो वो तो सबको आती है, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल क्लास सबको नहीं आती, तो वो हो सकता है पूछ ले। इसके बाद अगर बात करें तो कार्बन ही स्केलेटन बना रहा है और कार्बन ही प्रेजेंट है वॉइड में। किस में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब अभी तक ये केस आपके आया नहीं था, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में तो है, लेकिन ऑल्टरनेट एक शब्द आता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। ठीक है, सिंपल मीनिंग 50% फिल्ड है, मतलब आपके एक यूनिट सेल में जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है उसकी आधी भरी हुई है। तो आपने क्या देखा है, FCC में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल जो आती है वो आती है 8, उसमें से आधी भरी हुई है, मतलब कितनी भरी हुई है, 4। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं जो कार्बन स्केलेटन बना रहा है वो FCC के स्केलेटन बना रहा है, और FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। दूसरा जो कार्बन है दूसरे तरह का जो वॉइड में प्रेजेंट है, तो अगर केवल टेट्राहेड्रल वॉइड होता तो 100% टेट्राहेड्रल मतलब 8 हो जाते, लेकिन इसने कहा 50% फिल्ड है, मतलब कितने फिल्ड है, आधे। आधे का मतलब 4। तो 4 कार्बन तो स्केलेटन के हो गए और 4 कार्बन वॉइड में हो गए, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 8 कार्बन पर यूनिट सेल। उसके बाद दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एक चीज ये थी कि जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में आ गया
किस में आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड में आ गया, उसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो गया 4। क्यों? क्योंकि नाम ही टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब होता क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से घिरी हुई है और जो एटम है वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ है, लेकिन उन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 8 की 8 भरी होती तो उसका एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता, लेकिन 8 की 8 भरी हुई नहीं है, आधी भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 4। मतलब जो वॉइड के अंदर है उसका भी 4 हो गया और जो सिंपल स्केलेटन बना रहा है उसका 8 होता अगर 100% फिल्ड होती, लेकिन 100% फिल्ड नहीं है, आधी फिल्ड है, तो उसका भी कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर सिंपल आपके कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का, जो एटम स्केलेटन बना रहा है और जो वॉइड में है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो आपको रेशियो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैटायन एनायन तो है नहीं, सिंपल आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर होगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है कि भाई डायमंड में कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होगी या डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो आंसर होता है टेट्राहेड्रल। अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट करना चाहे तो या तो यहाँ से या यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो आए नहीं है। हाँ, इस पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है टेट्राहेड्रल नॉर्मली, इन पे भी बाय चांस पूछ ले तो पूछ ले। अब जो क्वेश्चन आपके मेनली बनते हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड आपके किसका एग्जाम्पल है? कोवेलेंट सॉलिड का। जब हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था वहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल और जायंट मॉलिक्यूल। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, देखिए मैंने आपसे जब पढ़ा रहा था प्रॉपर्टी तो मैंने कहा था कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आयनिक के कंपैरिजन में उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड को कंपेयर करूँ तो बात अलग है। वैसे ही आपके नॉर्मल मॉलिक्यूल जो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। अब डायमंड क्या है? एक कार्बन दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से, पूरा एक विशाल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वहां पर हमको उसको क्या करें? मैक्रो मॉलिक्यूल, एक तरह से बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, या फिर जाइंट मॉलिक्यूल। उसका मतलब ये कि बहुत विशाल का मॉलिक्यूल है। इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ 3D नेटवर्क। मतलब यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर है डायमंड की वो 3D स्ट्रक्चर है। क्या है? 3D स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की 3D स्ट्रक्चर नहीं है, डायमंड की 3D स्ट्रक्चर है। जैसे एक कार्बन के टेट्राहेड्रल है, अब ये जो कार्बन है ये भी आगे क्या होगा? इसकी भी वैलेंसी होगी, तो ऐसे पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो 3D नेटवर्क है। और फ्रेमवर्क नेटवर्क भी कहते हैं इसको। फ्रेमवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं, नेटवर्क की जगह सॉलिड कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर इसके आगे लिखा हुआ है हार्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर हार्ड क्यों है? तो उसके अलग अलग ऑप्शन होंगे कि भाई उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है etc। वहाँ पर आपके आंसर क्या होगा कि ये 3D नेटवर्क बना रहा है और फ्रेमवर्क सॉलिड है, इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड है। समझ में आई बात? कोवेलेंट सॉलिड भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये हार्ड क्यों है, तो पहला आंसर होगा 3D नेटवर्क या फ्रेमवर्क सॉलिड। अगर ये नहीं है तो मैक्रो मॉलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल भी आपके हो सकता है। जब आपके क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट, देखिए आपने पढ़ा था कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर है। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, एक्सेप्शन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। एक तो हाइब्रिडाइजेशन पे बन जाएगा और एक यहाँ से फ्रेमवर्क सॉलिड पे और एक टेट्राहेड्रल, नॉर्मली यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दे रखा है आपके ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट की बात करें तो हेक्सागोनल सिस्टम इन लेयर लैटिस। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हेक्सागोनल जब नाम आता है तो हेक्सागोनल 2 के लिए आता है। जब हमने पैकिंग पढ़ा था तो आपके 2D सिस्टम में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था और 3D सिस्टम में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। तो 2D का मतलब लेयर लाइक और 3D का मतलब पूरा एक स्पेस लैटिस, 3 डायमेंशनल मतलब जो वॉल्यूम कवर कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है वो भी लेयर लाइक मतलब 2D। तो जो मैंने आपको 2D में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाई थी वैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, हेक्सागोनल लेयर लाइक, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो एक लेयर जो है वो ऐसे है, ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लेयर के अंदर बॉन्डिंग चल रही है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका मतलब जो लेयर के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन एक लेयर के अंदर जो एटम है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए वो क्या होती है? स्लिप हो जाती है। क्या दे रखा है? हेक्सागोनल सिस्टम में लेयर लाइक स्ट्रक्चर 2D है। एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, ये भी कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया था कि भाई डायमंड जो है वो तो आपके हार्ड है, क्यों है? अब आप कहोगे आंसर कि कोवेलेंट सॉलिड है, तो कोवेलेंट सॉलिड तो ये भी है। तो वहां पर आंसर क्या था? 3D फ्रेमवर्क या 3D नेटवर्क, वो आपके स्ट्रक्चर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2।
इंपॉर्टेंट है। डायमंड का ज़्यादा पूछे नहीं पूछे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा तो हम कहेंगे sp3, लेकिन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है और sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप ये मत कहना कि सर डायमंड में तो टेट्राहेड्रल, आपने कहा कि ठीक है मान लिया हमने। अब sp2 की आपने कहा कि सर यहाँ तो हेक्सागोनल लेयर लाइक है, अब आप तो कह रहे हो ट्राइगोनल प्लेनर है। वो एक एटम की बात होती है। तो एक एटम का ट्राइगोनल प्लेनर कब कहते हैं? जब वो ऐसे होता है। अब जब पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप कैसे, अगर केवल आप एक एटम देखोगे अभी भी तो आपके एक एटम ये ऐसे आ रहा है, मतलब एक एटम के अगर एनवायरनमेंट देखोगे तो ये 120 डिग्री का कोण आ रहा है। समझा रही बात? अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम को कितने एटम ने घेर रखा है। तो इस एटम की अगर हम बात करें तो 1 2 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बात अलग है और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डायमेंशन की बात चल रही है, तो सिंपल सा आप इतना ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 और हेक्सागोनल सिस्टम इन लेयर लैटिस है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल 2D उसमें जाओगे, क्लोज पैकिंग में जाओगे, तो वहाँ पर हेक्सागोनल आपको इस टाइप से दिख रही थी। ठीक है, तो वो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप याद कर लेना कि हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप 2D से कंपेयर करोगे तो आप सोचोगे कि सर ये तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि हेक्सागोनल में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, उसके जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना उसके जैसा है, एग्जैक्ट वैसा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन आपका आएगा sp2। ठीक है, इसके बाद है लेयर वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। तो जो आपको मैंने कहा था कि जो एक्चुअल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, वो लेयर के बीच में चल रही है, एटम के बीच में चल रही है, और जो 2 लेयर है उसके बीच में एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं है। क्या है? वीक वंडरवॉल फोर्स है। ठीक है, स्लिप हो जाता है इस वजह से, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। इसके बाद आगे दे रखा है गुड कंडक्टर। तो ये मैंने आपको कहा था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने आपको सॉलिड पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड, वहाँ बताया था कि कुछ एक्सेप्शन है कि जो कोल्ड सॉलिड कंडक्टर होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेफाइट पे, कंडक्टिविटी वाला। अब एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो, क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टल आपके सॉलिड बताए थे, क्रिस्टल सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक ट्रॉपी होती है आइसोट्रॉपी और एक होती है एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है, मतलब हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, और एनाइसोट्रॉपी का मतलब अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा एनाइसोट्रॉपी। और एनाइसोट्रॉपी जो है वो क्रिस्टल सॉलिड के लिए होती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी कंडक्टिविटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, विद इन द लेयर चल रही है कंडक्टिविटी। जो कंडक्शन हो रहा है ग्रेफाइट में वो विद इन द लेयर चल रहा है, लेयर के बीच में कंडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी की डायरेक्शन है वो विद इन द लेयर है, ये आप ध्यान रखना। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। एरोमेटिक इन नेचर। अब यहाँ पर क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका sp2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 होते हैं, जिसमें से 3 काम आ गया बॉन्डिंग में, एक फ्री है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि ये एरोमेटिक रिएक्शन शो नहीं करते, उसका रीज़न ये कि कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है या कोई ग्रुप ही नहीं है निकलने के लिए। तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इस टाइप से रेजोनेंस स्ट्रक्चर टाइप से आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर शो करता है। लेकिन एरोमेटिक जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो शो नहीं करता, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ये मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में भी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि ये जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। अब कई बार हम क्या सोचते हैं कि भाई डायमंड जो है हार्ड है अच्छा खासा, ग्रेफाइट तो सॉफ्ट है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हम सोचते हैं कि भाई डायमंड स्टेबल होना चाहिए और ग्रेफाइट जो है वो लेस स्टेबल होना चाहिए। लेकिन थर्मोडायनेमिक के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक के कंसेप्ट में ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए आरपीएससी द्वारा, लेकिन नेट गेट में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अच्छा कंसेप्ट है, और नए अगर कोई नया कोई प्रोफेसर पेपर बनाता है तो वो एक कंसेप्ट पूछ सकता है। तो डिपेंड करता है पेपर कौन बना रहा है, कि जो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है वो बना रहे हैं या जो नई खेप आ रही है वो बना रही है। तो जो नई खेप आती है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दे रखा है यूज इन लेड पेंसिल एंड एज लुब्रिकेंट। तो मैंने आपसे कहा कि लुब्रिकेंट क्यों काम में आ रहा है, क्योंकि लेयर स्लिप हो रही है, इसलिए ये लुब्रिकेंट के रूप में काम आ रहा है। अब यहाँ पर लेड पेंसिल तो क्या नाम पड़ गया है, हालांकि वो लेड पेंसिल नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना सीसा पेंसिल। तो वहाँ पर क्या है कि जो पेंसिल की जो नोक होती है वो हमको देखने में कैसी लगती है, शीशे जैसी, लेड जैसी लगती है, इसलिए नाम पड़ गया सीसा पेंसिल। लेकिन बाद में एक्चुअल में पता चला
कि भाई वो तो लेड है ही नहीं है, वो क्या है, ग्रेफाइट है। तो जो आपके पेंसिल के अंदर जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको ग्रेफाइट देखना हो कैसा होता है, आप पेंसिल की नोक को देख सकते हैं। तो ये आपके इसका यूज़ है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पर पूछा जाता है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मेरे हिसाब से इस कंसेप्ट पर पूछा जा सकता है। बाकी यूज़ तो कोई बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलोग्राफी। अब देखिए बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बात बार बार कही है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो सिलेबस में मेंशन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि जो सॉलिड स्टेट है वो आपके पहले सिलेबस में नहीं था। एक्चुअल जो सॉलिड स्टेट है वो आपके पहले सिलेबस में नहीं था। कंडक्शन थ्योरी जो थी वो ज़रूर थोड़ा बहुत मेंशन कर रखी थी, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ सकते थे, लेकिन इस बार स्पेशली मेंशन है। तो एक्चुअल आपको पता नहीं है कि सॉलिड स्टेट पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए होते अगर मान लीजिए पहले होता। तो यहाँ पर मैं जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने थोड़ा भी छोड़ा और क्वेश्चन आ गया तो हम एक एक क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि 120 में से हम मैक्सिमम क्वेश्चन के पास पहुंच जाए, मतलब कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश तो यही है कि 99% कवर हो जाए, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। और थ्योरी में अगर मेंशन नहीं भी है सिलेबस में तो भी मैं कवर कर रहा हूँ। चलिए वापस से देख लेते हैं फटाफट से। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, मतलब जो आपके क्रिस्टल होते हैं उसकी जब आप स्टडी करते हो, स्टडी किसकी, स्ट्रक्चर की कर सकते हो, ज्योमेट्री कर सकते हो, प्रॉपर्टी कर सकते हो, उसको हम क्रिस्टलोग्राफी कह रहे हैं। अब यहाँ पर दे रखा है स्टेनोज लॉ। अब इसके 3 लॉ होते हैं। क्रिस्टलोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं वो ये डेफिनेशन हो गई एक तरीके से शॉर्ट में। इसके अंदर 3 लॉ आते हैं। कौन कौन से लॉ है? स्टेनोज लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। उसके बाद दे रखा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। तीसरा दे रखा है लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस और इंटरसेप्ट्स और हॉयज लॉ। अब देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया था कि जो आपके ये वाला होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ये किसने दिया था? तो आंसर था स्टेनो ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिखा है, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार दूसरा क्वेश्चन आ जाए, लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस किसने दिया था? तो आप कह सकते हो हॉय ने दिया था। तो आपको ये एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो या तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो सकता है या उसके आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केवल एक थ्योरी है और याद हो जाए तो कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए वीस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल क्योंकि क्वेश्चन इस पर काफ़ी सारे पूछे गए कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपके। देखिए वीस इंडिसेस का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की, तो वहाँ पर हम 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक्स, वाई और ये मैंने कहा दिया जेड। तो ये 3 एक्सिस हो गई। अब ये 3 एक्सिस आपने इमेजिन करी एक्स, वाई और जेड। अब क्या है कि एक प्लेन हमको इमेजिन करना है। तो प्लेन हमने इमेजिन करा, तो प्लेन कहीं से भी जा सकता है, एक्स, वाई और जेड। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करना चाहें कि भाई ये आपके एक्स, वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है, ये 3 हो गई। अब अगर कोई प्लेन को मैं इमेजिन करूं तो ये प्लेन ऐसे हो सकता है, ऐसे प्लेन हो सकता है। तो ये मैंने कहा x है, ये y है और ये z है, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये x हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई, कैसे भी समझ लीजिए। तो अगर मैं प्लेन कह रहा हूँ ऐसे, तो ये प्लेन केवल इस एक्सिस को काट रहा है, इन दोनों को नहीं काटेगा, कहीं से भी ले जाओ। अगर मैं प्लेन कहूँ यूँ तो वो इस एक्सिस को काट रहा है, ये दोनों नहीं कटेगी। अगर मैं प्लेन कहूँ यूँ तो ये इस एक्सिस को काट रहा है, ये दोनों नहीं कटे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्लेन आप इमेजिन करो। जैसे मान लीजिए अब मैंने प्लेन जो लिया वो ऐसे ले लिया, तो अब वो इस एक्सिस को भी काट रहा है, इस एक्सिस को भी काट रहा है। तो प्लेन जो है वो कैसे भी आप ले सकते हो, इन दोनों एक्सिस को काट रहा है। उसके अलावा अगर मैं प्लेन यूं लूं तो ये तीनों एक्सिस को काट रहा है। तो कहने का मतलब है मैं केवल आपको ये इमेजिन कराना चाह रहा हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं कि वीस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस को समझना चाह रहे हैं। तो वीस इंडिसेस किसको बताता है कि वीस इंडिसेस ये बताता है कि आपने जो प्लेन लिया है, ये एक्चुअल में इंडिसेस किसके लिए, ये जो इंडिसेस हैं वीस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस, ये किसको इंडिकेट करते हैं, प्लेन को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, प्लेन। जो आपके क्रिस्टल में प्लेन प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये एक हिंट देते हैं कि जो प्लेन है वो कहाँ से गुजर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है शॉर्ट में, जैसे कोड वर्ड होता है ना, उस टाइप से। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि वीस इंडिसेस क्या कहता है कि जो भी प्लेन जा रहा है वो जिस एक्सिस को काटेगा उस एक्सिस के उस यूनिट के हिसाब से उसकी नंबरिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि प्लेन केवल एक्स को काट रहा है, तो उसको मैंने कह दिया ए।
x को भी काट रहा है और y को भी काट रहा है, अब लेकिन बराबर दूरी से नहीं काट रहा, ये यहाँ से काट रहा है मान लीजिए, इसका दुगना, तो ये मैंने कह दिया 2b। x के लिए a काम में लेंगे, y के लिए 2b, और अब मान लीजिए z को काट ही नहीं रहा है तो 0 हो जाएगा, और z को जहाँ भी काटेगा उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए z को यहाँ काटा तो ये c हो गया। तो कहने का मतलब ये कि प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो तीनों एक्सिस को जो काट रहा है वो दूरी हो गई, और उन तीनों जो एक्सिस पे दूरी आ रही है उसको हमने एक यूनिट के फॉर्म में मेंशन कर रखा है a। तो हमने कहा कि x को a से बताएंगे, y को b से, और z को c से, तो वहां पर ये इंडिकेशन है। अब देखिए इसको मिलर इंडिसेस क्या है, ये तो बता रहा है कि एक्स वाई जेड को कहाँ से कट कर रहा है, एक्स वाई जेड को कहाँ से कट कर रहा है, उसके हिसाब से इसको हम बताएंगे ए के सेंस में, इसको बी के सेंस में, और इसको सी के सेंस में। और जो मिलर इंडिसेस है ये रेसिप्रोकल है, ऊपर वाले का क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जस्ट इसका रिवर्स है, जस्ट रिवर्स का मतलब इसको उल्टा कर दो। अब ये हम क्वेश्चन से समझते क्लियर हो जाएगा। 20 इंडिसेस तो वो एग्जाम में आपको खुद ही देगा, आपको कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये भाई 20 इंडिसेस है, इसके मिलर इंडिसेस बताओ, तो आपको क्या करना है कि जो भी दे रखा उसका उल्टा कर दो। तो ये अगर दे रखा है a/2 2b और 2c, इसका मतलब क्या है कि ये a को कहाँ काट रहा है, a/2 पे, b को और c को कहाँ काट रहा है, 2 पे, ये आपके c है, तो ये मैंने कहा ये 2c है। तो अब जो प्लेन है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ से कट रहा है इस हिसाब से, तो ये इसका उल्टा अगर आप करोगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, पहला क्या है a/2, तो इसका उल्टा करा तो 1/a/2, और ये हो गया 2b, तो ये हो गया 1/2b, और ये हो गया 2c, तो ये हो गया 1/2c। तो जब रेसिप्रोकल करा और साथ में आपके जो ए बी सी है वो भी कट जाएगा, साथ में क्या है वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपके ऊपर ए आ जाएगा, इसके ऊपर ए, ये बी और ये सी, इसको हम बताते हैं HKL से। किससे बताते हैं, HKL। तो आपने H निकाला कैसे, H कैसे निकाला, A/, जो भी आपके A की वैल्यू थी, मतलब A तो ऊपर लिखना ही लिखना है, और जिस A पे वो काट रहा है, जो उसके 20 इंडिसेस है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गया a/2, a/2। उसके बाद h के बाद k, तो आपने क्या करा b, और जो भी b पे काट रहा है, जो b पे काट रहा है प्लेन, उसको वो क्या है 2b। तो ये आपने करा, तो अब ये आपने क्या करा, a से a कट गया, b से b कट गया और c से c कट गया। तो 20 इंडिसेस में तो abc आएगा, लेकिन मिलर में इंडिसेस में abc नहीं आएगा। अब फटाफट से क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2, ये आपके a/2 था तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1/2 नहीं होगा, ये a/2 था तो 2 ऊपर चला गया, और ये आपके जो 2 था वो नीचे रह गया, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। तो ये आपके हो गए मिलर इंडिसेस। अब एक्चुअल में वो मिलर इंडिसेस नहीं पूछता, वो इनका रेशो पूछता है। क्या पूछता है, रेशो। तो जब आप रेशो निकालेंगे तो अब आपके आंसर ये आ गया। अब जब आप इसको रेशो निकालेंगे तो ऐसे ऑप्शन में मिलता नहीं है, तो आपने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप क्या देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 से 2 गया 1, 2 से 2 गया 1, इस टाइप से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये मिलेगा और आपको ये निकालना है। ये आपके क्वेश्चन आता है, यही एक पैटर्न है क्वेश्चन का, और कोई पैटर्न नहीं है। इसके बाद 6a 3a 3b और 3c। फटाफट से अगर मैं देखूं तो इसका जब मैंने निकाला तो ये आ जाएगा 1/6। इसका उल्टा कर दिया, ए से तो कटना ही है, ए बी सी तो कटेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। तो 6 1/6 आ गया, ये 1/3 आ गया, और ये भी क्या आ गया, 1/3 आ गया। जब आप इनका रेशो निकालोगे तो रेशो निकालने के लिए क्या करना है, आपको इंटीजर की जगह सिंपल वैल्यू चाहिए। तो सिंपल वैल्यू के लिए इसको आप 6 से गुणा कर दो। तो जब 6 से गुणा करोगे तो 6/6 1, 6/3 2, 6/3 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब ये मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस क्या करना है, सॉल्व तो वैसे ही करना है, बस माइनस के लिए हमको बार लगाना है। कैसे, 2 3 3, तो ये मैंने क्या करा, 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/3, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसके बाद जब आप इसका वो निकालेंगे रेशो, तो रेशो जब आप निकालेंगे तो रेशो आ जाएगा। अब देखिए रेशो निकालने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सिंपल आ जाए। तो 6/2 कितना हो गया, 3, 6/3 कितना हो गया, 2, 6/3 कितना हो गया, 2। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, माइनस था, क्या था, माइनस। तो जहाँ पर भी माइनस था वहाँ बार लगा दो, तो ये बार आ जाएगा। तो अगर बार लगा हुआ मतलब माइनस में। लास्ट मैंने जो एग्जाम्पल ले रहा है उसमें ए बी और इन्फाइनाइट सी है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ए जो है अब ये 1 ही है तो 1 का 1 आ जाएगा,
1 का 1 आ जाएगा और 1 बाई इन्फाइनिट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके कॉमा में हो गए। रेशो अगर आप निकालोगे तो सिंपली रेशो यही रहेगा 1:1:0, ये रेशो आ जाएगा। तो ये आपके 20 इंडिसेस और मिलर इंडिसेस। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ये एज इट इज पैटर्न आता है। देखिए वहाँ पर कोई लैंग्वेज आपसे नहीं पूछना चाह रहा कि 20 इंडिसेस का मतलब क्या है या मिलर इंडिसेस का मतलब क्या है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। 20 इंडिसेस का सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्लेन है वो एक्सिस को कहाँ से काट रहा है। तो जो यूनिट लेंथ है एक्स एक्सिस पर उसको हमने a मान लिया, y पे b मान लिया और z पे c मान लिया। अब उसके हिसाब से जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि अगर ये a/2 है और b है, इसका मतलब ये अगर x एक्सिस है तो ये आधे पे काट रहा है और y एक्सिस को डबल पे काट रहा है, ये मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। इसके अलावा मिलर इंडिसेस का मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो अगर 20 इंडिसेस पे इनफाइनाइट है तो मिलर इंडिसेस पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये आपके 20 इंडिसेस थे और मिलर इंडिसेस थे। अब देखिए हो सकता है आरपीएससी क्वेश्चन इस पे पूछे नहीं पूछे, लेकिन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। देखिए हमने पढ़ रखा है कि जो क्रिस्टल है उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और प्लेन प्रेजेंट रहते हैं। अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में अलग अलग टाइप के क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप्स के प्लेन प्रेजेंट रहते हैं। उसको हम मेंशन करते हैं डी से, DHKL से। कैसे मेंशन करते हैं, DHKL। HKL क्या है, मिलर इंडिसेस। अब यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर बाय चांस डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए तो इसलिए मैंने ये बता दिया, वैसे मैं आप चाहता तो छोड़ भी सकता था लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो ये है। अगर आपसे पूछे इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 1/DHKL। डी क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और HKL क्या डिसाइड करेगा, मिलर इंडिसेस। तो जैसे मान लीजिए वो सिंपल से ऐसे लिख सकता है D111। इसका मतलब क्या है कि जो मिलर इंडिसेस है वो 111 है। क्यों, क्योंकि HKL क्या बता रहा है, मिलर इंडिसेस को। तो यहाँ पर इस टाइप से लिखा होगा जैसे D111, D100, D101, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1/DHKL स्क्वायर इक्वल्स टू H/A²। H तो क्या हो गया, मिलर इंडिसेस, और A जो हो गया वो मैंने आपको क्या बताया था कि A क्या है, एक्सिस जो A एक्सिस है उसको बता रहा है, B क्या है, B एक्सिस को बता रहा है। मतलब A जो है X एक्सिस पे कहाँ काट रहा है उसका यूनिट लेंथ है, B Y एक्सिस का यूनिट लेंथ है और C Z एक्सिस का यूनिट लेंथ है। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला ओवरऑल क्रिस्टल के लिए, किसके लिए, सारे क्रिस्टल के लिए। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल सिस्टम, कोई सा भी क्रिस्टल सिस्टम हो उसमें ये फॉर्मूला है। इसके बाद अगर मैं कंडीशन लगा दूं क्यूब की, तो क्यूब में आप जानते हो कि जो एज लेंथ है ABC वो बराबर होती है। तो ये मैंने कह दिया ABC क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब ABC बराबर हो गई तो मैं B और C की जगह भी क्या रख सकता हूँ, A। तो ये तो A है ही है, यहाँ भी A आ जाएगा और यहाँ पर भी A आ जाएगा। अब इसके बाद आपका काम क्या है कि आप इसमें वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो कि DHKL की वैल्यू क्या आ रही है। अब ये तो फॉर्मूला 1/DHKL के फॉर्म में है। जब आप क्यूब के लिए सॉल्व, किसके लिए करना है, क्यूब के लिए, तो आप क्या करो, क्यूब के लिए वैल्यू रखो। तो आप क्या करोगे, B की जगह A आ जाएगा और C की जगह भी A आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपल सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ कि DHKL क्या आएगा, ताकि उससे मुझे पता चले कि भाई कौन स्टूडेंट जो है रेगुलर वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि आप अगर देख रहे हो वीडियो और अगर आप खुद एफर्ट लगा रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। तो आप मुझे अगर कमेंट करोगे तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट जो है, कौन व्यूवर जो है वो रेगुलर वीडियो देख रहा है और मेहनत भी कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दे रखा है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जर्मन फिजिस्ट था M वॉन लॉग, कब, 1913 में। उसने क्या करा, एक सुझाव दिया। क्या दिया, सुझाव। जैसे हम बातचीत करते हैं ना तो सजेशन देते रहते हैं, जैसे मैं आपको कंटिन्यूस सजेशन देता रहता हूँ, वैसे ही क्या करा, इसने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ्रैक्शन। उसने क्या कहा कि डिफ्रैक्शन की संभावना है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना है किसकी, डिफ्रैक्शन की। आई थिंक इसको व्यतिकरण छोड़िए, हिंदी रहने दीजिए, आप चेक कर लेना गूगल पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। डिफ्रैक्शन ही चलने दीजिए। तो इसने क्या करा, पॉसिबिलिटी या सुझाव दिया किसका, डिफ्रैक्शन का। कौन सी रेस का, एक्सरे का। किसके द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा। ये इसने सुझाव दिया। इसने क्या सुझाव दिया कि जो क्रिस्टल है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं तो कुछ भी सुझाव दे दिया। अब फिजिस्ट है, साइंटिस्ट है, कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। तो इसके दिमाग में एक कंसेप्ट आया और उस कंसेप्ट के बेस पे उसने ये सुझाव दिया। कंसेप्ट क्या था कि अगर जो वेवलेंथ होती है, जो भी रेडिएशन आप काम में ले रहे हो, तो यहाँ रेडिएशन कौन सी है, एक्सरे।
तो इसके दिमाग में कंसेप्ट क्या आया, जिस बेस पे इसने सुझाव दिया, कंसेप्ट ये था कि जो एक्सरे होती है उसकी एक वेवलेंथ होती है पर्टिकुलर, तो उस वेवलेंथ, अगर वो वेवलेंथ क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बराबर ऑर्डर की हो, ऑर्डर का मतलब लगभग मिलती जुलती हो, तो वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर सकता है, और अगर बराबर ऑर्डर की नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसने सजेशन दिया कि क्रिस्टल जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। उसके पीछे उसका जो लॉजिक था, उसके पीछे जो उसका कंसेप्ट था, जो तर्क था, वो ये था कि जो वेव है, एक्स रेडिएशन, जो एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ जो है क्रिस्टल के अंदर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसकी ऑर्डर की है, मतलब इनका ऑर्डर क्या है, सेम। इस बेसिस पर उसने ये सुझाव दिया। समझ में आ रही बात? अब ये मैं आपको थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब आप मेरे को शीट दूंगा आपको, जब मैं, तब आपको पता चलेगा कि ये थ्योरी मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो जब आप शीट देखोगे तब आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो किस किस क्वेश्चन में कहाँ पर काम आएगी। ठीक है, उसके बाद रहेगा ब्रैग्स इक्वेशन। अब देखिए ब्रैग इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल नहीं आता, सीधे सीधे आपको याद रखनी है। क्या इक्वेशन है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, या ऐसे आपको उल्टा करके लिख सकते हो, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 2d sin थीटा बराबर एन लैम्डा कहो या एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा कहो, एक ही बात है। अब ये इक्वेशन आपने याद कर ली, बहुत टिपिकल नहीं है, आपने पढ़ी होगी पहले, आपको याद होगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो नोटेशन है या जो सिंबल है उसका मतलब क्या है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डी क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको लैम्डा पता है, एन पता है, थीटा पता है, तो आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ब्रैग इक्वेशन है, इस पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं गया कि भाई आपकी डेरिवेशन क्या होगी, कुछ नहीं, आपको केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है और आपको केवल नोटेशन का ध्यान रखना है कि कौन से नोटेशन का मतलब क्या है। अब देखिए सॉलिड स्टेट जो है मैक्सिमम कवर हो चुका है, केवल एक जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, जो कि है आपके डिफेक्ट वाला, सॉरी एक नहीं दो आप कह सकते हो, एक तो आपके बैंड थ्योरी है, कंडक्शन बैंड थ्योरी जिसको आप कह सकते हो, और